जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 6 जिसका नाम है न्यायपालिका। जिसमें अभी तक हमने ये जान लिया है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है और न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है किसी भी देश के संविधान के लिए और समाज को मिलने वाले न्याय के लिए। क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, और स्वतंत्रता किस आधार की, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, इन तीनों आधार की स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है न्यायपालिका के लिए। अगर ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रताएं नहीं है न्यायपालिका के पास, तो वो आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर सकती है। और न्यायपालिका को चलाने में न्यायाधीशों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आज चल रहे हैं हम उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझने कि हमारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, और ये भी जानेंगे कि उनको उनके पद से कैसे हटाया जाता है। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसका अनुसरण करके हम उनको उनके पद से हटा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक विवादों के परे नहीं रही है। कहने के लिए एक जरूर कहा जाता है कि विधायिका का इसमें इंटरफेयर नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका में वही लोग हैं जो विधायिका में बहुमत में है। जो विधायिका में बहुमत में है वही लोग राजनीतिक कार्यपालिका में है। तो सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से आपकी विधायिका इंटरफेयर करती है न्यायाधीशों की नियुक्ति में। और आप जानते हैं न्यायाधीशों के ऊपर ही पूरा का पूरा न्यायतंत्र टिका होता है। पूरा का पूरा न्यायतंत्र जो है वो न्यायाधीशों की निष्ठा, प्रतिष्ठा और उनकी कर्तव्य निष्ठा पर निर्भर करता है कि वो किस विचारधारा, किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। उनकी सोच पर ही देश की न्याय व्यवस्था पूरी की पूरी निर्भर करती है। किसकी? न्यायाधीशों की। तो सुनना आगे, यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है। समझ में आई बात? एट द एंड देखो, हमारे देश की न्यायपालिका का जो संरचना है वो ऐसी है, वो ऐसी है, पिरामिड शैली है। क्या है ये? पिरामिड, ट्रायंगुलर है। सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। फिर देश में बहुत सारे हाई कोर्ट हैं। अगली क्लास में बताना है आपको कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। फिर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी कहते हैं इनको, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। फिर आपके तहसील वाली अदालतें हैं, ठीक है। तो ये आपके देश में न्यायालय की क्या है? संरचना है सबसे ऊपर। और इनके जो जज होते हैं, इनकी नियुक्ति में राजनीतिक कार्यपालिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इनकी नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति में आपकी राजनीतिक कार्यपालिका बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति में तो पूरी तौर पर आपकी राजनीतिक कार्यपालिका इन्वॉल्व रहती है। और ये जो होता है ये इनके निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो जो व्यक्ति यहाँ है जिसने उसे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया है, तो वो इस बात का ध्यान नहीं रखेगा कि जो और अदालतें हैं राज्यों में, जो सर्वोच्च न्यायालय है उनमें भी उन्हीं की विचारधारा का व्यक्ति बैठे। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो ये होता ही होता है। आगे सुनिए, और ये हर टाइम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम नहीं हुआ है, भाजपा के टाइम हो रहा है, दोनों के समय कालखंड में ये हुआ है, ठीक है। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है, सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी क्या राय है, नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार हैं, इन सब बातों
का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कौन कौन? मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो ये लोग न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने का काम करते हैं। आप जानते हैं राज्यपाल कौन है? राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। कहां पर? राज्यों में। समझ में आई बात? तो वो केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर कभी भी काम नहीं करेगा। और मुख्यमंत्री भी अपने दल का नेता है, तो वो भी चाहेगा कि जो न्यायाधीश उसके स्टेट की हाई कोर्ट में बैठे वो उसके फेवर का हो, चाहेगा ही चाहेगा। ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें बड़ी बात इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि जो व्यक्ति इस सर्वोच्च पद पे बैठे वो उसके फेवर का हो। आप भी यही चाहेंगे, मैं भी यही चाहूंगा। ये क्या है? ये इंसान की प्रवृत्ति है, ये इंसान की फितरत है कि वो चाहता है कि जो भी हो सब उसके पक्ष के हों, उसका विरोधी कोई ना हो, वो जो कहे मानने वाले हों। समझ में आई बात? तो ये इंसान की एक बहुत बड़ी फितरत है। क्या है ये? फितरत। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी? चलो आगे सुनो। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये परंपरा बन गई है कि जो अभी न्यायाधीश है, वर्तमान न्यायाधीश के बाद जो सबसे बड़ा होगा, सबसे सीनियर होगा, उसे ही अगला न्यायाधीश बनाया जाएगा। ये परंपरा बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस परंपरा का कभी उल्लंघन नहीं हुआ है। बहुत बार इस परंपरा का उल्लंघन हो चुका है, बहुत बार। समझ में आई बात? बहुत बार ये चीजें हुई हैं कि जो अभी वर्तमान न्यायाधीश के बाद जो सबसे बड़ा व्यक्ति है या सबसे सीनियर है, उसे ना बनाकर उससे कम से कम 3-4 छोटे मतलब कम ग्रेड के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का जज नहीं कहते उनको, ठीक है, न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। कब कब? 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई। तो ये 2 बार इस परंपरा को तोड़ा गया है। 2 बार कम योग्यता की बात नहीं, कम सीनियर व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाया गया है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि जो व्यक्ति उसके बाद सीनियर था वो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को सूट नहीं करता था, और उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। समझ में आई बात? तो उनकी विचारधारा को वो व्यक्ति सूट नहीं करता था, वो न्यायमूर्ति सूट नहीं करता था, जिस कारण से उनकी वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए उनसे कनिष्ठ न्यायमूर्ति को भारत का न्यायाधीश बना दिया गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति उनकी विचारधारा के विरुद्ध था, उनकी विचारधारा को सूट नहीं करता था। बात सिर्फ इतनी सी है। इतनी बात समझ में आ गई कि अभी भी नहीं आई? पक्का? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में पता चल गया किसका कितना रोल है। आपकी राजनीतिक कार्यपालिका की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका। मैं शब्द ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री के खिलाफ जाकर कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकता इस देश में। सबसे ज्यादा ताकतवर अगर इस देश में कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री है। उससे ज्यादा ताकतवर इस देश में कोई भी नहीं है। ये बात जान लो पीयूष बहुत अच्छे से। इस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री है। उससे ज्यादा ताकतवर इस देश में कोई भी नहीं है। न न्यायमूर्ति न प्यायमूर्ति, कोई मूर्ति नहीं।
सबसे ज्यादा ताकतवर है तो इस देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, जो हकीकत है, मैं आपको हकीकत से वाकिफ करा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि न्यायमूर्ति के पास ताकत नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री के समकक्ष है ताकत में, लेकिन प्रधानमंत्री है क्योंकि वो देश की राजनीति को, देश के राजनीतिक बागडोर को संभाल रहा है। उसके पास देश का चाबुक है, वो राजनीतिक तौर पर देश का चाबुक रखता है, वो नेता है, वो देश की राजनीति का कर्ता धर्ता है, वो इस देश की राजनीति की बैकबोन है। क्या है? बैकबोन। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। सुन रहे हो ना? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है? लेकिन बहुत महत्व है, क्योंकि देखो, न्यायाधीश जो भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो जानता है कि कौन व्यक्ति कितना कर्मठ है और कितना कर्मशील है, तो उसकी सलाह की बहुत वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है। किसके? न्यायाधीश की, भारत के प्रमुख न्यायाधीश की उच्च न्यायालयों के और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में बहुत बड़ी भूमिका होती है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी पक्का? आगे सुनो। 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन 1982 से 1998 के बीच घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति में पूर्व न्यायाधीश की सलाह और वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह की बहुत बड़ी भूमिका बन गई है। वो अपने से 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सूची बनाकर राष्ट्रपति महोदय को देगा और फिर राष्ट्रपति महोदय उन्हीं 4 लोगों में से किसी को भारत का न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। समझ में आई बात? तो आप ये जान लीजिए कि आज के समय पर भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति में पूर्व न्यायाधीश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अभी वर्तमान समय के जो हमारे न्यायाधीश साहब हैं, उन्होंने भी रेकमेंड किया और भारत सरकार ने उन्हें ही भारत का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो अब यह आपको बताना है मुझे कि भारत के वर्तमान समय में अभी जो है उनका नाम क्या है और बनने वाले न्यायाधीश का नाम क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जाता है। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसका अनुसरण करके न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो आइए इसको बहुत विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफी कठिन है, बहुत कठिन है, काफी नहीं बहुत कठिन है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। ठीक है, कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। क्या आपको याद है कि यह विशेष बहुमत क्या है? इसे हमने चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा है।
इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त ना हो सका। तो ये बात जान लीजिए कि भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति में जहां पर कार्यपालिका की बहुत बड़ी भूमिका है और उन्हें हटाने में विधायिका की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस तरह से भारत के संविधान ने शक्ति को बहुत अच्छे से संतुलित किया है, जिससे कि भारत के संविधान के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ ना की जा सके और इन न्यायाधीशों को बिना कारण इनकी नौकरी से स्थगित ना किया जा सके। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए हमारे न्यायाधीशों ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इस प्रक्रिया को गढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से इस प्रक्रिया को गढ़ा है और आज के समय पर हमारी पूरी न्यायपालिका इसी तरीके से काम कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और अगली क्लास में हम भारत की न्याय प्रक्रिया, न्याय संरचना को समझेंगे। मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।